वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम एपिडेमियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, डिजीज़ एंड वेलबींग। बहुत ही आसान चीज़ें हैं इसमें, तो डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। तो कंसेप्ट ऑफ हेल्थ जो है यानी हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो आपको 4 तरीक़ों से बताई गई है। ठीक है। इसमें एक बायोमेडिकल कंसेप्ट, इकोलॉजिकल कंसेप्ट, साइको सोशल कंसेप्ट और होलिस्टिक कंसेप्ट है। तो एक एक के डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि ये चारों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। ठीक है। सबसे पहले आपको बायोमेडिकल कंसेप्ट का बताया गया है, और बायोमेडिकल कंसेप्ट चूँकि मेडिकल से रिलेटेड है तो इसमें हम डिजीज़ की बात करेंगे। इन एब्सेंस ऑफ डिजीज़ एंड इफ वन वाज फ्री फ्रॉम डिजीज़। जब आप बायोमेडिकल कंसेप्ट की बात करेंगे तो इसमें हम सिर्फ डिजीज़ की बात करते हैं, यानी कि जब कोई बंदा जिसको कोई डिजीज़ नहीं है, बिल्कुल डिजीज़ से पाक है, बीमारी नहीं है, ठीक है, तो उसको हम हेल्दी कंसिडर करते हैं। और ये बायोमेडिकल कंसेप्ट है जो पहली डेफिनेशन दी गई थी हेल्थ की। ठीक है। इसी तरह दूसरी जो डेफिनेशन है इकोलॉजिकल कंसेप्ट। इकोलॉजिकल कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू डूबोस, health implies the relative absence of pain and discomfort and a continuous adaptation to and adjustment to the environment। अब इसमें environment की बात आ गई कि कोई भी बंदा जिसको कोई पेन या कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, लेकिन वो साथ साथ अपने environment के साथ एडजस्ट कर पा रहा है, environment के साथ अडॉप्ट कर पा रहा है। ठीक है। और वो जितना उनके मतलब फंक्शन करना चाहिए वो कर रहा है। ठीक है। यानी एनवायरनमेंट के साथ वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, एनवायरनमेंट के साथ वो सूटेबल है, अडॉप्टेड है। तो इस चीज़ को हम इकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि हेल्थ की जो एक इकोलॉजिकल डेफिनेशन है। अच्छा, इसी तरह नंबर 3 है साइको सोशल कंसेप्ट। साइको सोशल कंसेप्ट में हम क्या कहते हैं, हेल्थ इज नॉट ओनली बायोमेडिकल फिनोमिना, यानी कि सिर्फ वो नहीं है कि आपको बीमारी नहीं है, बट इज इन्फ्लुएंस बाय सोशल, साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर। कि उसमें आपका सोशल, साइकोलॉजिकल और कल्चर और ये सारी चीज़ें भी आती हैं कि आप सोशली, साइकोलॉजिकली। तो जब आप इन सब चीज़ों के हवाले से ठीक है और आपको कोई बीमारी भी नहीं है, बायोमेडिकली आप ठीक है, तो ये साइको सोशल कंसेप्ट हुआ। फिर लास्ट में हम आते हैं होलिस्टिक कंसेप्ट है, और लास्ट में हम होलिस्टिक कंसेप्ट जो है वो ज़्यादातर सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे ज़्यादा जोर देता है कि आप इन चीज़ों में हेल्दी है तो मतलब आप ठीक है। अब इन सब चीज़ों को मिला के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ की एक प्रॉपर डेफिनेशन दी है, जिसमें उन्होंने ये 4 कंसेप्ट जो है वो कवर किए हुए हैं। ठीक है। और उन्होंने वही डेफिनेशन जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीटली फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ठीक है। यानी कि सिर्फ ये नहीं कि आपको कोई डिजीज नहीं है तो आप हेल्दी है, आप फिजिकली, मेंटली, सोशली वेल है, आप बिल्कुल ठीक है। ठीक है। इसके ऊपर हमने लास्ट चैप्टर में बात की थी जब हम इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे एपिडेमियोलॉजी का। ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। तो जब आप इन सारी चीज़ों के साथ ठीक है और आप बिल्कुल प्रॉपरली उस इन चीज़ों के साथ कॉप कर पा रहे हैं तो आप हेल्दी है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपको कंसेप्ट ऑफ डिजीज़ बताया। अभी तो हमने कंसेप्ट ऑफ हेल्थ पढ़ा ना, इसके अलावा आपको कंसेप्ट ऑफ डिजीज़ बताया गया है। कंसेप्ट ऑफ डिजीज़ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अ माल एडजस्टमेंट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू द एनवायरनमेंट। एक एनवायरनमेंट के साथ आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप उसके साथ अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो, कोप नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं डिजीज़। अब सिंपली यही आप कह सकते हो कि बिल्कुल हेल्थ की जो अपोजिट होगी ना वो उसकी डेफिनेशन होगी, एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल फंक्शनिंग और स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल और मेंटल वेल बींग। कि आप फिजिकल और मेंटल वेल बींग से बिल्कुल हटके हैं, आप ना फिजिकली ठीक है, ना मेंटली, ना सोशली, और ना आप बॉडी फिजिकली ठीक है। यानी बहुत सारे आपको बीमारी हो सकती है, आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, आपको सोशल प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। जिसकी वजह से आप बीमार होंगे, एंड दैट इज डिजीज। ठीक है। अब डिजीज में हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं, डिजीज पढ़ते हैं, इलनेस पढ़ते हैं और सिकनेस पढ़ते हैं। ठीक है। अब डिजीज जो है ये फिजियोलॉजिकली या साइकोलॉजिकली डिसफंक्शन है, बॉडी में कोई मसला है, ब्रेन दिमाग का कोई मसला है, साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, डिसफंक्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिजीज। जैसे हाथ कट गया, या फिर कोई टीबी है, लंग डिसऑर्डर है, या वट जो भी प्रॉब्लम है वो आपका डिजीज होगा। इसी तरह इलनेस, इलनेस इज अ सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ द पर्सन हु फील अवेयर ऑफ नॉट बीइंग वेल। इलनेस का मतलब होता है कि आपको जब लगे कि यार मुझ में कोई मसला है, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे सर में दर्द है, मेरे
सीना सीने में दर्द है, मेरा स्टमक में वो जलन हो रही है, पेट में दर्द है, तो आप सब्जेक्टिव एक चीज़ बता रहे हो, यानी सिर्फ आपको फील हो रही है कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मैं सेहतमंद नहीं हूँ, कोई ना कोई मसला है। जब आपको ये चीज़ खुद फील हो तो इट इज़ इलनेस, ठीक है। और सिकनेस इज अ स्टेट ऑफ सोशल डिसफंक्शन। सोशल डिसफंक्शन मतलब कोई दूसरा बंदा तुम्हें देखे और तुम्हें कहे कि भाई तुम बीमार लग रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई मसला लग रहा है, तुम कमज़ोर हो रहे हो, ये कहलाएगा सिकनेस, ठीक है। तो सोशल डिसफंक्शन अपना, सब्जेक्टिव डिसफंक्शन और फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। अच्छा, इसी तरह कंसेप्ट ऑफ वेलबींग आपको बताया गया है कि इसमें आप बिल्कुल मतलब जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए, आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए, आपका लिविंग लेवल ठीक है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आप बिल्कुल प्रॉपरली आपके पास है, आप बिल्कुल सही है, तो आप वेलबींग में है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपको कंसेप्ट ऑफ कॉजेशन बताया गया है। कंसेप्ट ऑफ कॉजेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो कॉजेशन या कॉज का, व्हाट इज कॉज? समथिंग विच हैज एन इफेक्ट। ये वेबस्टर डिक्शनरी जो मेडिकल डिक्शनरीज होती है ना, उसके हवाले से जो डेफिनेशन बताई गई है कि समथिंग विच हैज एन इफेक्ट, हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई असर हो, उसको हम कहते हैं कॉज। और कंसेप्ट ऑफ कॉजेशन में एपिडेमियोलॉजी में जब हम ये पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं? समथिंग दैट अल्टर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज, हेल्थ और प्रोडक्शन स्टेटस और इन प्रोडक्शन से और एसोसिएटेड इफेक्टेड इन पॉपुलेशन। हर वो चीज़ जो बीमारी में अ, बीमारी का जो जो स्टेट है ना, वो चेंज करे, बीमारी बढ़ाए या कम करे, ठीक है। हेल्थ आपकी ख़राब करे, ठीक है, या फिर आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम करे, ठीक है, या पॉपुलेशन में उसकी वजह से कोई भी फैक्टर, कोई भी मसला आ जाए, तो इसको हम कंसेप्ट ऑफ कॉजेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, कंसेप्ट ऑफ कॉजेशन के कुछ मॉडल पेश किए गए हैं। जैसे हम कोई भी बीमारी पढ़ते हैं तो उसके कुछ कॉजेज होते हैं ना, कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो जेनेटिक होती हैं, कुछ एनवायरमेंटली, कुछ फिजिकली, कुछ सोशली, ठीक है। तो उसके डिफरेंट हम कंसेप्ट ऑफ कॉजेशन के मॉडल्स पेश करते हैं। अब उसमें डिफरेंट मॉडल है जिसमें हम डिजीज प्रोसेस को डिस्क्राइब करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। और इसमें आपको ये बताया गया है, जिसमें एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड आता है। वो जो ट्राइंगल हमने बनाया था ना, एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइंगल, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में, इसमें तीन चीज़ें हमने पढ़ी थी, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट, साथ साथ टाइम भी पढ़ा था। तो वो इस पे हम बात कर चुके हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं डिस्कस की हुई, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है वो है जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी अभी हम पढ़ेंगे। व्हील थ्योरी और वेब थ्योरी ये पढ़ेंगे, और इसके अलावा रोथमैन्स कंपोनेंट कॉज मॉडल, ये हमने पढ़ने इसमें। सबसे पहले जो आपको बताया गया है वो है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जर्म थ्योरी जो है ये दो लोगों ने पेश की थी। सबसे पहले लुइस पास्चर ने पेश की थी 1860 में, और रॉबर्ट कॉश जो है उन्होंने 1877 में। और मैं आपको एक बात बताऊं, लुइस पास्चर पहला बंदा था जो 1860 में उसने ये बात की थी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया वगैरह ऐसी चीज़ें हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। ये पहली दफ़ा उसने ये बात की थी, ठीक है। उसके पहले वायरस और डिजीज और इन सारी चीज़ों का कंसेप्ट तो था, लेकिन लोगों को नहीं पता था कि इनकी वजह से बीमारियां भी होती हैं, ठीक है। तो ये पहला बंदा था जिसने ये बात की कि बैक्टीरिया की वजह से बीमारियां हो सकती है, कि बैक्टीरिया कैन बी अ पैथोजेनिक। तो जब उसने ये बात की तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया उस चीज़ में, और उन्होंने मज़ीद रिसर्च और काम करना शुरू किए, ठीक है। और इसके थ्योरी को जर्म थ्योरी का नाम दिया गया, ठीक है। अब इसमें उसने क्या बात की थी कि एवरी एवरी ह्यूमन ह्यूमन डिजीज इज कॉज बाय माइक्रोब और जर्म विच इज स्पेसिफिक फॉर दैट डिजीज। यानी हर बीमारी किसी न किसी माइक्रोब या जरासीम की वजह से होती है, जो उस बीमारी के लिए ख़ास है। जैसे टीबी है तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होगा, ठीक है। और जब हम वो बीमारी हो जाएगी हमें, तो हमने उस मरीज़ को या किसी भी बंदे को जो बीमार है उसको आइसोलेट करना है, ताकि और वो बीमारी ना फैले, ठीक है। इवन व्हेन अ पैथोजन इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ डिजीज। और हमें पता है, हमने ये बात की है कि ज़्यादातर बीमारियां जर्म थ्योरी या जर्म्स की वजह से फैलती है। कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो एनवायरमेंटल होती है, यानी एनवायरमेंट में किसी वजह से, या फिर हेरिडेटरी भी होती है, यानी कि जेनेटिक फैक्टर भी उसके लिए शामिल हो सकते हैं, ठीक है। एंड वेदर अ पोटेंशियल हॉस्ट इंडिविजुअल बिकम इन्फेक्टेड व्हेन एक्सपोज टू द पैथोजन। ज़्यादातर बीमारियां पैथोजन की वजह से, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बीमारी पैथोजन की हो। कुछ बीमारियां एनवायरमेंटल फैक्टर और कुछ जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी हो सकती है।
जैसे कि इसमें आपको डिजीज़ एजेंट बताया गया है, फिर वो मेन में आएगा और मेन में आके उससे डिजीज़ हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड का आपको यहाँ पे बताया गया है कि इसमें एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट आता है, और ये तीनों एजेंट जो है वो बीमारी पैदा करने वाली चीज़, होस्ट जिस पे वो अंदर जाएगा और वहाँ पे फैलेगा, और एनवायरनमेंट उसको जब एनवायरनमेंट मिलेगा उसके बॉडी में और वो ग्रो करेगा, वो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। इस पे हमने अच्छी खासी डिटेल में बात की है फर्स्ट चैप्टर में, तो वो देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको वही बताया गया है दोबारा, ठीक है। इसके अलावा आपको द बीइंग्स मॉडल ऑफ डिजीज जो लास्ट में वो लिखा गया था ना, वही है। और उसमें आपको बीइंग एक वर्ड याद रखना है, यही ये उसका एक निमोनिक है। और उसमें हमें 9 ऐसे फैक्टर्स बताए गए हैं, 9 डिफरेंट फैक्टर जो डिजीज कॉज करवाते हैं या उसके कॉन्सिक्वेंसेस नुकसान होते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसमें आपको बताया गया है बायोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि कोई चीज़ जो मतलब फॉर एग्जांपल इंसान में जो है वो इनेटली पैदाइशी तौर पर मसला है, ठीक है। पैदाइशी तौर पर कोई बीमारी है, कोई कमी है, तो वो बायोलॉजिकल फैक्टर कहलाएगा। तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो पैदाइशी तौर पर होती है। कुछ बिहेवियरल फैक्टर, बिहेवियर यानी आपका लाइफस्टाइल, स्मोकिंग करते हैं, शराब पीते हैं, गलत खाने खाते हैं, ठीक है, स्मोकिंग, बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं, गंदा इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो वो बिहेवियरल। एनवायरनमेंट में आपका फिजिकल एनवायरनमेंट, केमिकल, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, कहाँ पे आप जॉब करते हैं, कहाँ पे रहते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या है, आप किन किन क्या जॉब करते हैं, ठीक है। और यही सारी चीज़ें बायोलॉजिकल चीज़ें या आपके एनवायरनमेंट के साथ जो चीज़ें रिलेटेड होती हैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर जो आपके सेहत के ऊपर असरअंदाज हो सकती है। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर, आपकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, आप वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, आप सेहत का ख्याल नहीं रख रहे हैं, ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल। न्यूट्रिशनल फैक्टर, खाना सही नहीं खा रहे, आपके डाइट सही नहीं है, आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में मसले हो सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर, आपकी ख़ानदानी कोई बीमारी आ रही है, जीन्स में है, तो उसकी वजह से। सोशल फैक्टर, सोशली लोगों के साथ नहीं मिलते हैं तो मेंटली आप एल हो जाओगे, बंदा अकेलेपन का शिकार होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ठीक है। स्पिरिचुअल फैक्टर, कुछ ऐसी अकीदे, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम उस पर यकीन रखते हैं, ठीक है, जैसे जादू और जो ताबीज़ वगैरह और ऐसी चीज़ें जो लोग कहते हैं, ठीक है। तो जब वो करते हैं, उन चीज़ों में पड़ते हैं, तो उनकी सेहत ख़राब हो सकती है, स्पिरिचुअल फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। सर्विसेज फैक्टर, जब आप बीमार होते हैं, आप जाते हैं, आपको डॉक्टर, हॉस्पिटल, एनवायरनमेंट, वहाँ पे सारी चीज़ें प्रॉपर मिलती नहीं है, आपको इलाज नहीं मिलता, आपको हेल्थ केयर नहीं मिलता, आपको ये सारी चीज़ें सहूलियात मिलती नहीं है, आप मज़ीद क्या होते जा ख़राब होते जाते हैं, बीमारी फैलती जाती है, सीवियर होती जाती है। तो ये बीइंग मॉडल जो है, ये भी आपको बताता है कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपको बीमार बना सकते हैं। आप ये बीइंग का वर्ड आप याद रखें, बीइंग्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको वेव ऑफ कॉजेशन बताया गया है। वेव ऑफ कॉजेशन थ्योरी जो है, ये मैकमोहन इनफ्यूब ने पेश की थी, एपिडेमियोलॉजिकल वेव ऑफ कॉजेशन। और इसमें इन्होंने क्या बात की थी, एक क्रॉनिक डिजीज की बात की थी। इसमें जब हम वेव ऑफ कॉजेशन की बात करते हैं, वेव ऑफ कॉजेशन थ्योरी, तो इसमें हम क्रॉनिक डिजीज की बात करेंगे जिसका कोई एजेंट मालूम नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक क्रॉनिक डिजीज जो बहुत कॉमन है, शुगर, ठीक है, जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ में लाइट, इसका कोई एजेंट मालूम नहीं है, कोई वजह स्पेशल, बिल्कुल स्पेसिफिक वजह मालूम नहीं कि किस वजह से हो रहा है, लेकिन उसके आसपास के जो फैक्टर्स है कि इन फैक्टर की वजह से हो सकता है, ठीक है। अब वो फैक्टर हर किसी में जैसे बंदा 30-40 साल से, 50-60 साल से मीठी चीज़ें खा रहा है लेकिन उसको शुगर नहीं होती, कोई बचपन से ही शुगर में जो है उसका शिकार होता है, ठीक है। तो ये एजेंट उसका बिल्कुल परफेक्ट एजेंट मालूम नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसके आउटकम्स या फिर उसके जो मल्टीपल फैक्टर होते हैं वो हमें मालूम होते हैं, ठीक है, तो जो ख़तरे की तरफ लेके जा सकते हैं। तो ये जो वेब ऑफ कॉजेशन थ्योरी होती है, इसमें बीच में हम वो बीमारी लिखते हैं और साथ साथ उसके हम जिन चीज़ों के साथ उसका ताल्लुक हो सकता है वो लिखते हैं। जैसे डिजीज़ है और डिजीज़ के इर्द गिर्द जो जाल टाइप बनाया हुआ है, उसमें आपको डिफरेंट चीज़ें जैसे फिनोटाइप, माइक्रोब, जीन, कुछ अननोन फैक्टर, कुछ वर्क प्लेस, कुछ एनवायरनमेंट, बिहेवियर, सोशल, यानी इसमें से कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो ये बीमारी, बीच वाली बीमारी कॉज करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप बीमार डिजीज़ की जगह लिखें डायबिटीज़ मेलाइटिस, और आसपास आप लिखते जाएं, उसके कॉजेज लिखते जाएं कि डायबिटीज़ मेलाइटिस किस किस वजह से हो सकती है, ठीक है।
तो आप बहुत सारे फैक्टर लिख लेंगे, उसमें कोई ख़ास आपको एक वजह नज़र नहीं आएगी इस वजह से ये बीमारी होगी, वो आपको कभी भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे होंगे जो उस बीमारी को काज करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इस तरीके से जब हम कोई बीमारी पेश करते हैं, इसको हम कहते हैं वेब ऑफ कॉजेशन, ठीक है। अच्छा, ये भी आपको वेब ऑफ कॉजेशन का बताया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओबेसिटी, डाइट और ये डिफरेंट चीज़ें और उसकी वजह से क्या क्या मसले हो सकते हैं। तो ये इसको आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपको व्हील थ्योरी का बताया गया है। व्हील थ्योरी में क्या करते हैं हम कि एक बीमारी को हम एक व्हील, एक टायर के शेप में शो करते हैं। यहाँ पे खैर जो लिखा हुआ है वो तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप इस डायग्राम को समझने की कोशिश करें। एक बीमारी होगी जिसको हमने समझनी है, ठीक है। और वो बीमारी का डिफरेंट फैक्टर हो सकते हैं, उसके जेनेटिक फैक्टर भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं, सोशल फैक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि उस बीमारी का जो जेनेटिक फैक्टर है ना, बिल्कुल। अच्छा, ये हम व्हील थ्योरी की बात कर रहे हैं तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। व्हील थ्योरी में आप जिस भी बीमारी की बात करेंगे तो उसका अगर कोई जेनेटिक फैक्टर है तो वो जेनेटिक फैक्टर आप बिल्कुल बीच में लिखेंगे, जो आपको नज़र आ रहा है ना, सेंट्रल पार्ट जो होगा बिल्कुल बीच का जो पार्ट है, उसमें आप वहाँ पे क्या लिखेंगे, उसके जेनेटिक फैक्टर, यानी किस किस जीन्स की वजह से या किन किन जेनेटिक फैक्टर की वजह से ये बीमारी हो सकती है। अगर जेनेटिक फैक्टर है तो लिखेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी है जो जेनेटिकल नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो साइड वाइज आपको तीन पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसमें हम एनवायरमेंटल फैक्टर लिखेंगे, लेकिन एनवायरनमेंट के अंदर भी तो बहुत सारी चीज़ें हो ना, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कभी सोशल कभी फिजिकल, तो ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट में ही आती हैं। लेकिन एनवायरनमेंट को फिर हम 3 सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक सोशल आएगा, एक फिजिकल आएगा, एक बायोलॉजिकल आएगा। तो सोशली वो किन किन चीज़ों की वजह से हो सकता है, फिजिकली यानी कि बॉडी में क्या क्या चेंजेस की वजह से वो बीमारी हो सकती है, और बायोलॉजिकली कौन से फैक्टर, कौन से बायोलॉजिकल चीज़ों की वजह से वो हो सकती है, ठीक है। तो ये आप इस तरह एक एक फैक्टर लिखेंगे साइड में, और अगर कोई उसका जेनेटिक फैक्टर है तो आप लिखेंगे बिल्कुल बीच में, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपको बताया कि इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, इंडिकेटर ऑफ हेल्थ का मतलब क्या होता है, वेरिएबल विच हेल्प टू मेजर चेंज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एक एनवायरनमेंट में, एक कम्युनिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है, कोई बीमारी है, कोई बहुत ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, तो उसको हम मेजर करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, उसको उसकी तादाद मालूम करना, कितने लोगों में ये मसला है, कितने लोगों में ये हो रहा है, ठीक है। वो सारी चीज़ें जब हम करते हैं, इसको हम कहते हैं इंडिकेटर ऑफ हेल्थ, ठीक है। अब इसमें या तो हम किसी एक बंदे का कर सकते हैं या फिर पूरी कम्युनिटी का कर सकते हैं, और इसमें हम ये देखते हैं कि हम जो टारगेट है हमारा वो कितना अचीव हो रहा है, इसको हम कहते हैं इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। अब इसमें हम सबसे पहले मोर्टेलिटी इंडिकेटर देखते हैं। मोर्टेलिटी इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि कितने लोग मरते हैं किस बीमारी की वजह से, या कितने नहीं मरते। जैसे कि सबसे पहले हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखते हैं, यानी कितने बच्चे ड्यूरिंग बर्थ मर जाते हैं, ठीक है। जितने बच्चे पैदा होते हैं, फॉर एग्जांपल 1000 बच्चे पैदा होते हैं, तो उसमें से कितने मरते हैं, कितने जिंदा रहते हैं। तो ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जैसे कि यहाँ पे लिखा है द रेशियो ऑफ डेथ अंडर 1 ईयर ऑफ एज इन ए गिवन ईयर। एक साल में, एक साल से कम बच्चों की कितनी डेथ्स होती है, ठीक है, वो आपने काउंट करना है, वो आपने देखना है। ज़्यादातर ये हम 1000 में लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान की हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखें तो 1000 में से 62 बच्चे जो है वो मरते हैं हर साल। यानी ये 2017-2018 की बात की गई उस वक्त थी, अभी तक कोई तक का इसमें कुछ नहीं बताया गया। लेकिन 1000 1000 बच्चों में 62 बच्चे मरते हैं, शायद अभी कम हो गए हो, लेकिन ये जो है आपने, इसको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और ये एक इंडिकेटर है, हेल्थ इंडिकेटर है, जो हमें ये बताता है कि बच्चों में ये जो मोर्टेलिटी रेट है ये इतना क्यों है, इतने बच्चे क्यों मरते हैं। तो जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो ये हमें हेल्थ इंडिकेट करता है, मसले बताता है, ठीक है। इसी तरह आप मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो देखेंगे, यानी कि वो फीमेल्स जो डिलीवरी के वक्त या बच्चे पैदा करने के वक्त या बच्चे पैदा करने के बाद जो 40 दिन का टाइम होता है, जिसको हम प्यूर पेरल पीरियड कहते हैं, ठीक है, उसमें मरे या उसमें उसकी डेथ हो जाए, तो ये हम 1 लाख में काउंट करते हैं, ठीक है। तो 1 लाख में कुछ 186
फीमेल जो है उनकी मौत होती है ड्यूरिंग डिलीवरी या फिर डिलीवरी के 40 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। ये जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो कहलाता है और ये भी एक इंडिकेटर है। अच्छा, इसके अलावा आपको बताया गया डेलीज। डेलीज का मतलब क्या है? डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। अब इसमें क्या है? इट इज द नंबर ऑफ ईयर ऑफ हेल्दी लाइफ लॉस ड्यू टू ऑल कॉजेज वेदर फ्रॉम प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी और डिसेबिलिटी, ठीक है। यानी कि एक नॉर्मली आप देखेंगे कि एक कम्युनिटी में एक इलाके में लोगों की जो एवरेज लाइफ टाइम है वो तकरीबन 60 साल है, ठीक है। अब 60 साल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्री मेच्योर, जैसे बच्चे मैंने आपको बताया 1 साल से पहले पहले मर जाते हैं। तो जब वो 1 साल से पहले मरते हैं तो उनके यानी कि उनकी 60 साल की जिंदगी तो नहीं उन्होंने जी ना, वो तो खत्म हो गई। तो ये डिसेबिलिटी हो गई, यानी कि एक मोर्टेलिटी रेट है। या फिर अगर कोई बंदा जिसको कोई बीमारी है और उसको वो बीमारी फॉर एग्जांपल एक 60 साल की एज है, एज या फिर एक एवरेज लाइफ टाइम हम देखते हैं, उसको 30 साल की उम्र में वो बीमारी हो गई और वो 60 साल तक चलती रही, जैसे लोगों को शुगर की बीमारी होती है। तो फॉर एग्जांपल किसी बंदे को 30 साल की उम्र में वो बीमारी हो गई और 60 साल तक चलती रही, 60 साल में वो उसकी डेथ हो गई। 30 साल उसने क्या किए? अपने जिंदगी के 30 साल उसने उस बीमारी के साथ गुजारे। तो जो 30 साल उसने उस बीमारी में गुजारे, ये उसके डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर हो गए, ठीक है। 30 साल तो वो हेल्दी था, लेकिन बाकी के 30 साल वो क्या था? डिसेबल था ना, एक बीमारी के साथ था। तो ये डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। अच्छा, इट इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर टू फाइंड द बर्डन ऑफ इलनेस एंड डिफाइन इन पॉपुलेशन। वही बात के एक इलनेस का बर्डन कितना है, लोगों में एक बीमारी कितनी है और उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, कितना इफेक्टिव इंटरवेंशन या फिर इलाज क्या करते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा यूज ऑफ हेल्थ इंडिकेटर, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं ये जो इंडिकेटर हमने पढ़े। तो इसका यूज क्या हो सकता है कि हमें बीमारी में हेल्थ का पता चले, हम उसको डिस्क्रिप्शन यानी उसकी तफसील बयान करें, उसका हमें पता चले, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ द हेल्थ ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, 2-3 इलाकों का हम हेल्थ केयर जो है वो कंपैरिजन करें, किस इलाके की हेल्थ अच्छी है किसकी बुरी है, ठीक है। और इसके अलावा नीड क्या है, उनको क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए, किस चीज़ पे ज़्यादा जोर देनी चाहिए, इस चीज़ों को, ये चीज़ें हमें पता चलती है थ्रू हेल्थ इंडिकेटर, ठीक है। अच्छा, हेल्थ सर्विसेज किस तरह देनी है, प्लानिंग क्या करना है, मेजरमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें हेल्थ इंडिकेटर के थ्रू पता चलती है। एंड दैट्स ऑल अबाउट कंसेप्ट ऑफ वेल बीइंग एंड डिजीज। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। हमने एपिडेमियोलॉजी के 2 चैप्टर्स अभी कवर किए हैं, इंशाल्लाह आगे भी जल्दी जल्दी कवर करेंगे। सो दिस ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।